हेलो गाइस गाइस हमने पिछली क्लास तक अभी ये देखा था कि कोई अगर चार्ज्ड पार्टिकल है तो उस पे दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगाता है। वो फोर्स होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और उसके आसपास कई सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो सारे चार्जेस उस चार्ज पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर टोटल फोर्स कितना होगा। तो वो जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा उसको बताने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज का टॉपिक यही है और यही पढ़ना है हमें। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज पढ़ना है हमें। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं हम। जैसे कि एक कोई पॉइंट या चार्ज पार्टिकल है ये Q और यहां पर एक चार्ज है Q1 पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज Q2 है और यहां पर पॉइंट चार्ज Q3 है। तो Q1 Q2 Q3 ये तीनों चार्जेस इस Q पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि सारे चार्जेस का साइन सेम है, सब पॉजिटिव है। तो Q1 इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, Q2 भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, Q3 भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तीन फोर्सेस होंगे इस पे। तो बना लेते हैं। देखिए Q1 इस पे इधर फोर्स लगाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि हमने कूलॉम्स लॉ में सीखा था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो लाइन कनेक्टिंग द चार्जेस के अलोंग लगता है। ये जो लाइन है इसको मैं बना नहीं रहा हूं, ये एक लाइन है, ठीक है, जो दोनों चार्जेस को कनेक्ट करती है या दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। इसी लाइन के अलोंग इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ये कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है तो इधर लगेगा इस पे। तो इस फोर्स का नाम मैंने दे दिया वेक्टर F1। इसी तरह से Q2 भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और वो रिपल्सिव फोर्स को मैं ऐसे बना सकता हूँ, रिपल्सिव है तो ऐसे बना दिया। और ये फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। शायद इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरह से F3 भी इस पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स F3 फोर्स ये Q3 चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा Q पे और उस फोर्स को मैं F3 नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो F3 है इसी लाइन के अलोंग है जो Q3 और Q को जोड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो चार्ज Q इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल पे अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। यानी कि इस चार्ज पे जो फोर्स नेट फोर्स होगा या टोटल फोर्स होगा वो F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट होगा। यानी कि चार्ज Q पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं वेक्टर F। तो ये वेक्टर वेक्टर F1 और वेक्टर F2 और वेक्टर F3 का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब कई सारे चार्जेस एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो उस चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। इस पे जो फोर्स होगा वो इन चार्जेस के फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। ये चार्जेस जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं कौन सा फोर्स है वो F1 F2 F3, तो इन्हीं का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पे टोटल फोर्स हो जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। ये आप लिख सकते हैं बोर्ड्स के लिए भी और याद रखने के लिए भी। तो नटशेल में क्या है कि अगर किसी चार्ज पे कई सारा फोर्स लग रहा है
तो इस पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा। बस सारे फोर्सेस का आप वेक्टर सम कर दीजिए तो इस पे टोटल फोर्स आ जाएगा। अब वेक्टर सम कैसे करना है, इसका जनरल तरीका होता है, अभी हम क्वेश्चन से बहुत क्लियरली समझेंगे। मैं आज की क्लास में बस एक क्वेश्चन लूंगा और वो एक क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर देगा, अगर उस क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। शायद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका एक एक स्टेप हम बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। चार्जेस ऑफ +100, -100 एंड +75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट B, C and D respectively. Find the force at +1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट A। ठीक, देखो सवाल आप पढ़िए, मैं फिर सवाल आपको बता दे रहा हूं क्या है ये। देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये है A और ये है B और ये है C। बिल्कुल जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब B पर बोला गया है कि +100 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, और C पर बोला गया है कि -100 माइक्रोकूलम चार्ज है, और BC का मिड पॉइंट है D। यहां पर बोला गया है, इसको मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूं, चलिए, यहां पर बोला ये पॉइंट D है और यहां पर बोला गया है +75 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक, और A पर जो चार्ज है वो है +1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक, अब पूछा आपसे ये जा रहा है, अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स है वो 10 मीटर, तीनों साइड्स 10 मीटर है। ठीक, शायद बात क्लियर है। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा ये जा रहा है कि जो पॉइंट A पर चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, उस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो हमें वही फोर्सेस का वेक्टर बना लेना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेस इस वाले चार्ज पे लग रहे हैं। ठीक, पहले वेक्टर बनाएंगे, फिर कैसे प्रोसीड करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। देखो ये जो B पर चार्ज है वो +100 है और ये इस पे ये जो चार्ज है वो +1 है, तो दोनों पॉजिटिव है। हमें इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पे जो चार्ज होगा इसकी वजह से वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो मैं उसको ऐसे बना सकता हूं, ये ऐसे, और इसका मैं नाम दे देता हूं FB, क्योंकि ये जो फोर्स आ रहा है वो B पर वाले चार्ज से आ रहा है, तो FB नाम दे दिया। ठीक है, अब ये फोर्स रिपल्सिव है तो ऐसे लगेगा, और ये C और B, सॉरी, ये चार्ज और ये चार्ज को जोड़ने वाली ये लाइन है, तो इसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे ही बनाना है आपको प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरह से ये जो चार्ज C पर जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स लगेगा यहां पर इस चार्ज C की वजह से, या फिर जो C पर चार्ज है उसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगेगा। इस फोर्स का मैं नाम दे देता हूं FC। ठीक है, चलिए बस भी वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, FC लिख देते हैं। अच्छा, ये चार्ज और ये चार्ज को जोड़ने वाली एक लाइन है, इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। सिमिलरली ये जो D पर चार्ज है +75, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक,
अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो हम कैसे बनाएंगे? पहले तो दोनों चार्जेस को हम जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दिया, इसी लाइन के अलॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक आ जाएगा इस तरह से, इसको नाम मैं दे देता हूं FD। ठीक, तो हमें फोर्स निकालना था इस वाले चार्ज पर, और इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, तीनों चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, और तीनों फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वेक्टर F बराबर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर FB प्लस वेक्टर FC प्लस वेक्टर FD, ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, बात ये आती है। इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है कि जब भी किसी चार्ज पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे होते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि सारे फोर्सेस को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए। सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो और सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, फिर आपके पास कुल मिला के सिर्फ दो फोर्सेस रह जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फोर्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट वाला फोर्स। बस उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना रह जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है बस। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं कि तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। FB कितना होगा, FC कितना होगा, FD कितना होगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज हमें आगे यूज करनी होगी जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आप फटाफट बताइए FB कितना हो जाएगा। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला बताइए, वही होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। FB इन दोनों ये और ये इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2। ये Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, ठीक है। अब शायद मैंने बताया था पहले आपको कि जब भी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो इस फॉर्मूले में चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं रखते। तो बगैर साइन के हम चार्ज की वैल्यू रखेंगे। तो अगर आप इसको Q1 मान लो तो ये 100 माइक्रोकूलम, यानी कि ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻⁶ ये चार्ज। ये Q2 है, ये 1 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा K × 10⁻⁻12 न्यूटन। आप एक बार देख लो। इसी तरह से हम FC निकाल लेते हैं। FC बताइए, ये वाला फोर्स, ये इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा। इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो K Q1 आप इसको मान लीजिए, -100 है पर साइन रखेंगे नहीं हम, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम है ना, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज 1 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी K × 10⁻⁻12 न्यूटन आ जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। अगला जो फोर्स है वो FD है, ये वाला। ये कौन लगा रहा है? ये FD, ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा है, तो ये FD इसके और इसके बीच का फोर्स है। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो Q1 प्लस 75 माइक्रोकूलम है, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, तो K × 75 × 10⁻⁻⁶, ये Q1 हो गया, और Q2 1 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है।
अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर करना है। अब ये कॉमन सेंस है आपका, बिल्कुल क्लियर सी बात है। देखो ये डिस्टेंस AD अगर आपको निकालना है ना, कैसे निकालोगे आप AD? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ADC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AC हाइपोटेन्यूज हो गया ये, और बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर ये निकालना है परपेंडिकुलर तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये DC आप समझ में आ रहा है, ये D मिड पॉइंट है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज 10 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा आप निकाल के देखिए। अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे, यार मैं निकाल दे रहा हूँ इसको अभी यहाँ पर। तो AD जो हो जाएगा वो अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 5√3 आएगा मीटर। ठीक है, AD 5√3 आएगा, तो उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी वही आएगा, K × 10⁻⁻12 न्यूटन। तो यहां तक हमने क्या किया, तीनों फोर्सेस की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अगला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला था कि हमें तीनों फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेना है। ठीक, कैसे निकालेंगे हम? तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ऐसे बना दूं यहां पर ऐसे, ठीक है, तो अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 होगा, सारे ही एंगल 60 होंगे, तो ये एंगल आ जाएगा 60। शायद समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, ये वाला भी एंगल आ जाएगा 60। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये जो FB है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो बताओ FB का एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, FC का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, पर FD का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि FD, ये जो FD दिख रहा है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है FH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो 1 बाय 1 हम करने वाले हैं। FB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, देखिए ये FB है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, FB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वो हो जाएगा FB cos 60। ठीक है, FB cos, एंगल के बगल वाले कंपोनेंट में cos आता है और एंगल के अपोजिट वाले कंपोनेंट में sin आता है। ठीक है, तो FB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FB cos 60। इसी तरह से FC का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा। मैंने बोला ये 60 है, ये भी 60 ही होगा, क्योंकि ये 60 है, ये एंगल, ये 60 और ये 60, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। समझ में आ रहा है? ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी 60 होगा। तो FC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा FC cos 60। बोला गया है एंगल के बगल वाले कंपोनेंट cos होता है। ठीक है, इसी तरह से FD का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। या तो आप FD cos 90 कर लो, FD और इसके पूरे बीच ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है और FD के बीच का एंगल 90 है, तो FD का ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो FD cos 90 होगा, cos 90 0 होता है, FD का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया कुल मिला के। अब बताइए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है, ये कितना हो जाएगा, FB cos 60 FC cos 60। FB और FC दोनों की वैल्यू तो सेम है और दोनों में cos 60 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × FB cos 60, मतलब जो ये है वही ये है, तो उसी का डबल मैंने कर दिया बस। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 2 × FB कितना है, देखिए
k इंटू 10 की पावर -12 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा k इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। देख लीजिए आप। तो अभी हमने सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के जोड़ लिया, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आ गया है FH। इसी तरह से हम सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को जोड़ लेंगे और वो हो जाएगा FV। अब बताओ कैसे करोगे। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये इसके अलावा, ठीक है। तो एक तो FD तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट में FD तो है ही पूरा का पूरा। अच्छा, FB का एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा। FB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था FB cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट FB sin 60 हो जाएगा। वर्टिकल एंगल के जो बगल वाला कंपोनेंट होता है उसमें साइन आता है, तो FB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FB cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट FB sin 60 हो जाएगा। यहां पर FB sin 60 होगा, ठीक। सिमिलरली FC का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। FC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था FC cos 60, FC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा FC sin 60, ठीक है। तो यही लिख दिया जा रहा है यहाँ पर FC sin 60। अब आप बताइए कि ये जो FB sin 60 है ये ऊपर की तरफ है और FC sin 60 नीचे की तरफ है। FB और FC दोनों बराबर है, तो यहां पर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेता हूं, तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि FB का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और FC का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे को नेगेटिव मान लेते हैं, वहां पर माइनस साइन लगा देंगे। अब देखिए FB FC की वैल्यू दोनों बराबर है, देखिए FB FC की दोनों की वैल्यू बराबर है और sin 60 बराबर तो है ही, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यानी FB के वर्टिकल कंपोनेंट ने FC के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारे पास सिर्फ FD और जिसकी वैल्यू है K इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। शायद इतनी बात समझ में आई। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हमने सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला और जोड़ दिया, सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला और जोड़ दिया। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया, या आप अपवर्ड उल्टा भी कर सकते हो, पर वो हम कर नहीं रहे हैं अभी, जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस हैं यहाँ पर, देखिए एक हमारे पास है FH और दूसरा फोर्स है FV। अब ये सब फोर्सेस आप भूल जाइए, इनको आपने उसमें कन्वर्ट कर लिया। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, बस दो ही है और दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट अगर मैं बोल देता हूं F, तो आप बताइए कि दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल थीटा होता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां पर थीटा 90 है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है तब रिजल्टेंट हो जाता है √a² + b²। ये थोड़ा सा क्लास 11 की चीज आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट होता है √a² + b²। तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा FH² + FV²। ये सारे स्टेप्स आपको याद करने हैं, ऐसे ही करना है। जब भी आपको एक चार्ज पे कई सारे फोर्सेस दिए हो तो सबका आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो और जोड़ दो, सबका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो और जोड़ दो, फिर F = √FH² + FV² कर दो, बस यही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप ये करो, FH कितना है, K × 10⁻⁻12
और एफ वी भी वही है, k इंटू 10 की पावर -12। तो फाइनली अगर आप इसको करो, सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा k इंटू 10 की पावर -12 √2 आ जाएगा। ये कॉमन आ जाएगा, अंदर √2 बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो, अगर आप k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 √2, तो ये फाइनली आ जाएगा 9 √2 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है। तो आपने क्या किया था, बस हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्सेस ऐसे निकाल लिए, कुल मिला के अब यही आपके पास फोर्स है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये F। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ हमने वेक्टर्स का अप्लाई किया है यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको बतानी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें कोई रेफरेंस डायरेक्शन चाहिए। या तो आप ये बोलो कि इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन इससे इतने एंगल पर है, या तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इससे इतने एंगल पर है। तो या तो ये रेफरेंस डायरेक्शन चूज करो या तो ये डायरेक्शन चूज करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रेफरेंस डायरेक्शन चूज कर रहे हैं और ये वाला एंगल मान ले रहे हैं थीटा। तो हम बोलेंगे कि ये जो ये वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इससे रिजल्टेंट थीटा एंगल पर है, बस। तो थीटा निकाल लो आप। तो थीटा कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि FV अपॉन FH। बताओ FV FH दोनों बराबर है k इंटू 10 की पावर -12, k इंटू 10 की पावर -12, तो ये 1 आ जाएगा। तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि आप ये बोलोगे ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, यही वाली है, ये वाली लाइन है। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप ऐसे बताओगे, रिजल्टेंट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द लाइन पैरेलल टू BC। वो लाइन जो BC के पैरेलल है उससे 45 डिग्री पे रिजल्टेंट है, ऐसे बोल सकते हो। सो ऐसे बोलोगे आप, रिजल्टेंट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम द लाइन पैरेलल टू BC। ठीक, क्लियर है बात। तो अगर कोई चार्ज है उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसकी समझ लीजिए आप। अगर कोई चार्ज है उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तब उस पर आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो मेन बात है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस है, सबसे पहला स्टेप कि जितने भी फोर्सेस इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहे थे, हमने सबकी वैल्यू निकाल ली फटाफट। फिर सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, देखिए, और जोड़ दिया, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस हो गया। फिर सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला और सबको जोड़ दिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस हो गया। तो आपके पास अब दो फोर्स खाली बच गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, वही रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। ठीक, शायद इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सही क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और इसी तरह से यही फंडामेंटल अप्लाई करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ अलग नहीं होगा। इवन इस क्वेश्चन की हेल्प से अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब वो टॉपिक आएगा उसमें भी इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है, ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया है,
ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये अपने आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा अगर आप ये अच्छे से समझ गए। एक बात अब आपको और नोट कर लेनी है यहाँ पर, जो मैंने बताई है अभी, कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव माना, यानी अगर अप पॉजिटिव माना है तो डाउन नेगेटिव मानेंगे, राइट पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं था, लेफ्ट में तो हमने उसके बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं। खैर, शायद बात क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल या इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय।